हाय, आई एम विष्णु सोनी। मैं आपका मेंटर विष्णु सोनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम करता हूँ बेटा। तो हम लोग आपके 11th NCERT की यूनिट फर्स्ट आज स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट आप लोगों के जो बिलोंग करती है बेटा, यूनिट फर्स्ट वो है आपके डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से रिलेटेड यूनिट्स हैं बेटा। व्हाट इज डाइवर्सिटी? फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास पुट अप होता है, व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मीन्स द डिफरेंसेस बिटवीन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफरेंसेज होते हैं, जो वेरिएशंस आते हैं, उन वेरिएशंस को बोला जाता है बेटा डाइवर्सिटी। वेरिएशन हैबिटेट के बेस पर हो सकते हैं, नंबर के बेस पर, साइज, शेप, डिफरेंट बेसिस पर हम लोग डाइवर्सिटी की बात कर सकते हैं। इस पूरी यूनिट के अंदर आप लोगों के जो डाइवर्सिटी यूनिट है, इस यूनिट के अंदर 4 लेसन इंक्लूडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यूनिट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इस यूनिट के अंदर 4 लेसन इंक्लूडेड हैं। लेसन फर्स्ट, द लिविंग वर्ड, द लिविंग वर्ड। सेकेंड लेसन सेकंड है आपके बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड लेसन थर्ड इस यूनिट के अंदर इंक्लूडेड हैं प्लांट किंगडम। एंड लेसन फोर्थ इंक्लूडेड है बेटा आपके एनिमल किंगडम। इट मीन्स इस यूनिट के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो प्लांट डाइवर्सिटी भी इंक्लूडेड है और एनिमल डाइवर्सिटी भी क्या है आप लोगों के इंक्लूड्स है। यदि ऑल ओवर यूनिट की नीट लेवल हम लोग बात करें बेटा, तो जनरली यदि हम लोग एवरी ईयर नीट पेपर का एनालिसिस करें तो एनालिसिस करने पर हम लोगों को ओवरऑल एक रिजल्ट निकल के आता है कि जनरली इस यूनिट से नीट लेवल जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो 6 to 7 क्वेश्चंस इस यूनिट से पर ईयर नीट के अंदर पुटअप होते हैं। लेसन जो फर्स्ट है आप लोगों के, इससे जनरली 1 और 2 क्वेश्चंस पर ईयर आते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी आप लोगों के 2 क्वेश्चन तक पुटअप होते हैं। प्लांट किंगडम से 2 to 3 क्वेश्चन पुटअप एवरी ईयर होते हैं। नेक्स्ट एनिमल किंगडम से भी आप लोगों के 2 to 3 क्वेश्चन जनरली पुटअप होते हैं। वेरिएशन भी हो सकता है मे बी पॉसिबल 8-9 क्वेश्चन आ जाए, वो डिपेंड होता है पेपर सेटर के ऊपर। लेकिन ऑल ओवर हम लोग एनालिसिस करने पर हम लोगों को एक रिजल्ट आ रहा है कि जनरली 7 to 8, 6 to 7 क्वेश्चन पर ईयर यहाँ से इस यूनिट से पुटअप होते हैं। तो नीट लेवल पे भी अच्छा वेटेज वाली यूनिट है। और इस यूनिट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अदर यूनिट के साथ भी बेटा क्या है, लिंक है। बेसिक यूनिट है इस डाइवर्सिटी यूनिट का। हम लोग आगे डिस्कशन सेकंड यूनिट आप लोगों के 11th NCERT के अंदर जो आती है बेटा कौन सी है, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी है। तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी वाली जो यूनिट है उसके साथ भी इसका लिंक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास फिजियोलॉजी की यदि आप लोग बात करो, प्लांट फिजियोलॉजी की बात करो, ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करो, तो प्लांट फिजियोलॉजी के साथ रिलेशन प्लांट किंगडम वाले कुछ पार्ट से रिलेटेड होता है। एनिमल किंगडम के अंदर एनिमल्स के अंदर कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, किस टाइप का सर्कुलेशन किस फाइलम के मेंबर्स के अंदर होगा, किस टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनका कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेशन होता है। तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट के अंदर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा लेसन फर्स्ट आपके जो हैं वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेसन फर्स्ट लिविंग वर्ड, द लिविंग वर्ड NCERT का फर्स्ट चैप्टर है। लेसन फर्स्ट टुडे डिस्कस करेंगे हम लोग द लिविंग
वर्ड। लिविंग वर्ड क्या होता है बेटा? इस चैप्टर को हम लोगों को समझना है बेटा। तो समझने से पहले हम लोग पहले इस चैप्टर के अंदर पूरा थीम क्या है, इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को रीड करने हैं वो हम लोग एक बार समझें। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को देखना है कि व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ लिविंग, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है टैक्सोनॉमी। उसके बाद हम लोगों को टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी डिस्कशन करने, नॉमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में हम लोगों को यहाँ पर समझना बेटा कि नॉमेनक्लेचर सिस्टम क्या होती है, बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर सिस्टम क्या होती है, ट्राइनॉमिकल नॉमेनक्लेचर सिस्टम्स क्या होती हैं, नॉमेनक्लेचर सिस्टम के रूल्स क्या हैं, किसी भी प्लांट और जो एनिमल होते हैं उनको साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करने के क्या क्या रूल्स हैं। उसके बाद टैक्सोनॉमिकल कैटेगराइजेशन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एक सिस्टमेटिक पोजीशन किसी भी एनिमल और किसी भी प्लांट को यदि हम लोगों को क्लासीफाई करना है तो क्लासीफाई करने के लिए हम जो सिस्टमेटिक पोजीशन के अंदर जिन जिन टैक्सॉन का यूज़ करते हैं वो कौन कौन से मेजर टैक्सॉन्स होते हैं, उन टैक्सॉन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, टैक्सॉन्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। उसके बाद हम लोग पे यहाँ पर टैक्सोनॉमिकल एड के बारे में डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज़ बॉटनिकल गार्डन, व्हाट इज़ जूलॉजिकल पार्क और जूज, व्हाट इज़ द हर्बेरिया, व्हाट इज़ द की, डिफरेंट टूल्स जो आपके हैं टैक्सोनॉमिकल, वो हम लोगों को इस चैप्टर्स के अंदर उनका क्या करना है, इंट्रोडक्शन लेना है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बेटा। तो ये एक जनरल आइडिया, जनरल अकाउंट अपन लोगों ने पूरी यूनिट के बारे में और पूरे चैप्टर्स के बारे में यहाँ तक देखा है। फर्स्ट चैप्टर आपके बेटा द लिविंग बर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो पुटअप होता है वो क्या है, लिविंग वर्ड क्या है। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास इस चैप्टर के अंदर पुटअप होता है, व्हाट इज़ लिविंग, व्हाट इज़ लिविंग। तो लिविंग क्या है? तो लिविंग को समझने से पहले हम लोगों को एक ब्रांच को समझना होगा। इस चैप्टर में जाने से पहले हमें थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन लेना होगा, और वो जनरल इंट्रोडक्शन आप लोग ले चुके होंगे जनरली, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि जिस ब्रांच के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, वो आपकी जिस सब्जेक्ट के बारे में आप लोग स्टडी कर रहे हैं वो ब्रांच या वो सब्जेक्ट क्या आप लोगों के बायोलॉजी है बेटा। तो बायोलॉजी ग्रीक लैंग्वेज की 2 टर्म से डिराइव्ड है, ग्रीक लैंग्वेज की 2 टर्म से डिराइव्ड है। फर्स्ट टर्म है बेटा बायोस और सेकंड टर्म है बेटा लागोस और लॉजी। बायोस का मीन्स होता है बेटा लिविंग और लागोस का मीन्स होता है टू स्टडी। इट मीन्स लिविंग बीइंग के बारे में स्टडी। तो हम लोग जिस ब्रांच के अंदर लिविंग बीइंग्स के बारे में स्टडी करते हैं दैट ब्रांच इज नाउन एज द बायोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा यहाँ पर कि ये जो बायोलॉजी टर्म है, बायोलॉजी टर्म कॉइंड बाय, टर्म कॉइंड बाय, ये टर्म किसने दी थी? तो ये टर्म 2 साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट था लेमार्क और एक था आपके ट्रेवेरिनस। लेमार्क एंड ट्रेवेरिनस नामक साइंटिस्टों ने 1802 के अंदर बायोलॉजी टर्म को प्रपोज किया था, कॉइंड किया था। टर्म बायोलॉजी टर्म कॉइंड बाय लेमार्क एंड ट्रेवेरिनस इन 1802। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है नीट के पेपर्स के अंदर, तो याद रखना आप लोगों को। ये टर्म कॉइंड बाय क्या है, या टर्म प्रपोज्ड बाय लेमार्क एंड ट्रेवेरिनस कब की थी? 1802 के अंदर। लेकिन हम लोग बेटा बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी बेटा आपके अरिस्टोटल हैं। कौन है? अरिस्टोटल। तो नेक्स्ट बेसिक इंफॉर्मेशन है फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी बेटा आपके कौन हैं? अरिस्टोटल, अरिस्टोटल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि बायोलॉजी की मेजरली बेटा 2 ब्रांच होती हैं। फर्स्ट ब्रांच इज बॉटनी, सेकंड ब्रांच इज जूलॉजी। आप लोग सब जानते हैं कि फर्स्ट ब्रांच बॉटनी है, सेकंड ब्रांच क्या है? जूलॉजी। बॉटनी इज आल्सो नाउन एज फाइटोलॉजी, बॉटनी इज आल्सो नाउन एज फाइटोलॉजी। तो नेक्स्ट
two major branch of biology. First is botany. In this branch or phytology अदर नेम। और इस ब्रांच के अंदर हम लोग बेटा जो स्टडी करते हैं बॉटनी के अंदर, आप लोग जानते हो बॉटनी के अंदर प्लांट्स के बारे में, वेजिटेशंस के बारे में स्टडी की जाती हैं। तो फाइटोलॉजी में या बॉटनी में हम लोग करते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स और वेजिटेशंस। प्लांट्स एंड वेजिटेशन के बारे में स्टडी बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर हम लोग करेंगे वो ब्रांच इट इज नाउन एज बॉटनी और फाइटोलॉजी। नेक्स्ट सेकंड अदर ब्रांच इज जूलॉजी। नेक्स्ट अदर ब्रांच इज जूलॉजी। जूलॉजी के अंदर हम लोग बेटा एनिमल विंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। एनिमल और इंक्लूड होता है ह्यूमन बीइंग की स्टडी भी। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। हम लोग बात करें फादर ऑफ बॉटनी और फादर ऑफ जूलॉजी की। तो फादर ऑफ बॉटनी बेटा आपके थियोफ्रास्टस हैं। थियोफ्रास्टस ने प्लांट्स के लिए क्लासिफिकेशन सिस्टम भी प्रपोज किया था। सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा था, उस चैप्टर के अंदर थियोफ्रास्टस का क्लासिफिकेशन सिस्टम हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास बेटा फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी बेटा अरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरिस्टोटल और फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है आपके? अरिस्टोटल। तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट यहाँ आप लोग नोट कर सकते हो, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस और फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल। नेक्स्ट यदि हम लोग बेटा देखना चाहें तो बॉटनी के और जूलॉजी के अलावा बायोलॉजी के एक अदर ब्रांच भी डेवलप होती हुई आ रही है, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर इंक्लूड होते हैं बेटा वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, वीजिए, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड होते हैं। तो उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक। एंड फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर का नेम आप लोगों ने सुना होगा। लुईस पाश्चर ने फर्मेंटेशन प्रोसेस, आप लोगों ने प्लांट रेस्पिरेशन जब भी डिस्कस किया होगा तो प्लांट रेस्पिरेशन के अंदर आप लोगों के पास आया होगा फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन इज ए अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है जो माइक्रोब्स की प्रेजेंसी में कंप्लीट होता है। डिफरेंट टाइप का क्या होगा? फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है बेटा, उस फर्मेंटेशन की प्रोसेस के अंदर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होगा और उसके बाद पायरुविक एसिड जो का फॉर्मेशन होगा। पायरुविक एसिड का क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ए फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन इज डिस्कवर्ड बाय कौन है? लुईस पाश्चर। आगे बेटा हम लोग ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी इस चैप्टर के अंदर। अब हम लोग फर्स्ट यहाँ पर यदि आप लोग एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज ओपन करोगे और उसको रीड करोगे तो रीड करने पर आपको बेटा एक कंसेप्ट आएगा यहाँ से निकल के, व्हाट इज लाइफ। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है? ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पर आपसे पुटअप किया हुआ है। तो हम लोग समझते हैं व्हाट इज लाइफ। व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है? तो लाइफ क्या है उसके लिए अपन लोग एक बार जो कंसेप्ट है उसको नोट करते हैं और उसको फिर समझेंगे अपन लोग। लाइफ इज ए, आपको एक बार नोट करना है, लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स organization of molecules
expressing through chemical reactions which lead to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction। तो फर्स्ट आप लोगों ने इसके अंदर क्या हेडिंग बनाई, व्हाट इज लाइफ। यहाँ से जो बेटा क्वेश्चन आपके पुटअप होगा नीट लेवल पर, वो स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो सम स्टेटमेंट दिए होंगे, थ्योरेटिकल पॉइंट होंगे, उन थ्योरेटिकल पॉइंट से आपको समझकर उस सेलेक्ट करना है ऑप्शन को, कौन सा करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो समझते हैं कि लाइफ क्या है। लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। आप लोग समझ चुके हो कि जो मॉलिक्यूल का यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, लाइफ है। लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेसिंग थ्रू, जो एक्सप्रेस होता है, अभिव्यक्त होगा किस थ्रू, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, केमिकल रिएक्शन के थ्रू होगा, विच लीड्स टू ग्रोथ, जो कब होंगी, ग्रोथ के टाइम पे होती है, डेवलपमेंट के टाइम पे होती है, रेस्पॉन्सिवनेस के टाइम पे होंगी, अडेप्टेशन जब हम लोग कर रहे होंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म जिस एटमॉस्फेयर में रहता है उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करता है, अडेप्ट कर लेता है। दिस प्रोसेस, दिस एबिलिटी इज नोन एज अडेप्टेशन, अपने आप को इवॉल्व करेगा। एंड रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने जैसी ऑफस्प्रिंग को, प्रोजेनी को क्या करता है बेटा, प्रोड्यूस करता है। तो ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होंगी, उन केमिकल रिएक्शन के जो होंगी उन्हीं को अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा, उनके थ्रू जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होगा इनका, इट इज नाउन एज ए लाइफ। तो व्हाट इज लाइफ, लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शन which leads to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज से जो क्वेश्चन पुटअप होगा उसका आंसर आपके पास आ चुका है कि व्हाट इज लाइफ। सेकंड क्वेश्चन बेटा हम लोगों के पास जो पुटअप होता है वो है व्हाट इज लिविंग, क्योंकि चैप्टर का नेम ही आपके लिविंग वर्ड है। सेकंड क्वेश्चन क्या पुटअप होता है, व्हाट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकंड हेडिंग क्या बनाओगे आप लोग बेटा, व्हाट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते बेटा जो सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं, सेल्फ इवोल्विंग होंगे, सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है लिविंग। जो सेल्फ इवोलेट कर लेते हैं, अपने आप का डेवलपमेंट करते हों, सेल्फ रेप्लिकेट, अपने उनके अंदर रेप्लिकेट का मतलब होता है ग्रोथ से, इंक्रीजमेंट से होता है, अपने यहाँ जैसी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर ले और नंबर को मल्टीप्लाई कर ले, वो है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन प्रोसेस आप लोगों ने समझी होगी, रेप्लिकेशन आता है जैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो रेप्लिकेशन में क्या होगा, अपनी जैसी कॉपी, डीएनए टू डीएनए फॉर्मेशन प्रोसेस इज नाउन एज ए रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए के फॉर्मेशन की प्रोसेस इज नाउन एज ए रेप्लिकेशन। ये आप लोगों के पास आया होगा जब आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल चैप्टर्स को समझा होगा, तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर यह समझा होगा, 10th लेवल भी आप लोगों के पास क्वेश्चन पुटअप हुआ होगा, रेप्लिकेशन क्या होता है। तो सेम लाइक प्रोसेस हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो वही स्टेटमेंट कुछ अकाउंट्स है यहाँ पर, उस अकाउंट्स को नोट करना है आप लोगों को। ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ
सेल्फ रेप्लिकेटिंग कॉमा इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग। इंटरेक्टिव सिस्टम capable of responding to external stimuli। व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो उसका आंसर हम लोगों के पास क्या आता है? ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्फ रेप्लिकेट होने की कैपेबिलिटी होती है, इवोल्यूट होने की कैपेबिलिटी होती है, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग। सेल्फ रेगुलेट होता है अपने आप में कंट्रोल करना, खुद के अंडर कंट्रोल कर लेता है। जैसे आप लोगों के अंदर कभी कई बार बोलते हैं गुस्सा आता है, तो गुस्सा आता है, जब गुस्सा आता है तो कई बार आप लोग उस गुस्से को अपने आप कंट्रोल कर लेते हैं। कई बार अपन लोग दौड़ लगाते हैं तो दौड़ लगाते लगाते रुक जाते हैं, तो अपने आप कंट्रोल किया नहीं कि प्रोसेस को। अपन लोग हैंड को मूव करा रहे हैं, तो कई बार अपन लोग हैंड को मूविंग को रोकना चाहते हैं, तो वो हम लोगों ने क्या कर लिया, उसको कंट्रोल कर लिया। तो ऐसे बॉडी के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटीज़ को, और जो लिविंग होगा वो लिविंग अपने आप क्या कर लेता है, कंट्रोल रेगुलेट कर लेता है। तो सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जब एक्सटर्नल स्टिमुलाई आती हैं तो उससे उनको क्या करेगा, रेस्पॉन्ड कर लेता है। तो इट इज़ नाउन एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का आंसर आप लोगों के पास क्वेश्चन का पुटअप हुआ। नेक्स्ट हम लोगों के पास बेटा टॉपिक्स जो आता है वो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर से जब आप लोग एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज को ही आप लोग ओपन करोगे तो एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पर ही आपको वेस में प्रॉपर्टी वाला टॉपिक से स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड थर्ड पेज तक आप लोगों के पास उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन दिया हुआ है। आप लोग एनसीईआरटी की उस चीज़ को रीड करना। आगे अपन लोग देखते हैं, यहाँ पर एक एक कंसेप्ट को समझते हैं। पहले बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग और व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट शो किया जाता है। वह ऑर्गेनिज्म जो ये प्रॉपर्टीज़ रिप्रेजेंट करता है वही लिविंग है। जैसे लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। एनसीईआरटी ये 5 प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करती हैं। यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म यदि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये 5 प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है, इट मीन्स लिविंग। इट मीन्स लिविंग। लिविंग बीइंग की तो इनके अलावा भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन हमें प्रॉपर बात करनी है एनसीईआरटी बेस्ड, तो वो आपको याद रखना है। इनके अलावा जैसे फोटोसिंथेसिस की कैपेबिलिटी होती है प्लांट्स के अंदर, रेस्पिरेशन की कैपेबिलिटी होती है, उसके बाद ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट भी आता है, मूवमेंट भी आता है, लोकोमोशन भी आता है। उसके बाद हम लोग यदि बात करें तो अडेप्टेशन भी आएगा, होम्योस्टेसिस भी आएगा, उसके बाद आपकी डेथ भी आती है। तो डिफरेंट प्रॉपर्टी लिविंग बीइंग के द्वारा क्या की जाती हैं, रिप्रेजेंट की जाती हैं। लेकिन मेनली एनसीईआरटी के अंदर कितनी प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है, 5 प्रॉपर्टीज। कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो लिविंग कब होगा, जब ये 5 प्रॉपर्टी वो क्या करता होगा, रिप्रेजेंट करता होगा। तो बेटा फॉलोइंग are the
main characters or properties of living. First is growth, second is reproduction, third is a metabolism, fourth is a cellular organization, and fifth other is a consciousness. कोई भी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है बेटा, ये 5 प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगा. फर्स्ट इज ए ग्रोथ, सेकंड इज ए रिप्रोडक्शन, थर्ड इज ए मेटाबॉलिज्म, फोर्थ इज ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ इज ए कॉन्शियसनेस. आगे हम लोग 1 बाय 1 एक एक प्रॉपर्टीज़ को जो लिविंग बीइंग के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है उनके बारे में अकाउंट हम लोग डिस्कशन करते हैं. फर्स्ट लिविंग बीइंग के द्वारा जो रिप्रेजेंट प्रॉपर्टी है वो है ग्रोथ. तो फर्स्ट डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रोथ. व्हाट इज ग्रोथ? व्हाट इज ग्रोथ? बेटा ग्रोथ क्या है? तो ग्रोथ का मीन्स आप लोग समझ चुके हो. ग्रोथ का मीन्स होता है इंक्रीज एज से, इंक्रीजमेंट से होता है, इंक्रीज एज से होता है, बढ़ने से है. फिर क्वेश्चन होगा किसके बढ़ने से? तो लिविंग बीइंग के अंदर बेटा जो मास होता है यानी वेट, मास मीन्स वॉल्यूम या वेट से रिलेटेड है मास, और जो नंबर होता है उस नंबर के अंदर जो इंक्रीजमेंट होता है इट मीन्स ग्रोथ. यदि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो बेटा, इंडिविजुअल्स के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर यदि उसके मास के अंदर या उसके नंबर के अंदर इंक्रीजमेंट हो रहा है इट मीन्स ग्रोथ हो रही है. जैसे समझने के लिए आप लोगों के टेस्ट कंडक्ट हुए, टेस्ट में यदि आप लोगों ने किसी फर्स्ट टेस्ट जब आपके कंडक्ट हुआ उसके अंदर आप लोगों ने 10 में से 7 मार्क ऑब्टेन किए. नेक्स्ट टेस्ट जब आपके सेकंड टेस्ट कंडक्ट हुआ उसके अंदर 7.5 मार्क ऑब्टेन किए. नेक्स्ट थर्ड टेस्ट के अंदर आप लोगों ने 8.5 मार्क कंडक्ट ऑब्टेन किए. तो जब कंडक्ट होने के बाद जब वो मार्किंग आप ऑब्टेन कर रहे हो तो उसके अंदर आप लोग देख रहे हो 7, 7.5, 8.5 जो मार्किंग आई इट मीन्स उस मार्किंग के अंदर क्या हो रहा है बेटा, ग्रोथ हो रही है. उसके अंदर क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है. इट मीन्स यही ग्रोथ है. तो ग्रोथ क्या है तो वो हम लोग बात करेंगे. आगे हम लोग बोलते हैं बेटा ये जो ग्रोथ होती है ये ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, नॉन डिफाइनिंग करेक्टर है. लिविंग बीइंग का कैसा है, नॉन डिफाइनिंग करेक्टर है. नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग का मीन्स क्या होता है? डिफाइनिंग का मीन्स होता है बेटा कि डिफाइनिंग का मीन्स होता है कि जिसके कोई भी एक्सेप्शन नहीं हो, हर लिविंग बीइंग के अंदर यूनिवर्सल फॉर्म में उसको क्या किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए. तो इट इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग करेक्टर. एंड व्हाट इज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग करेक्टर? तो जब कोई भी एक्सेप्शन हो कि वो लिविंग बीइंग के अलावा किसी अदर ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी वो रिप्रेजेंट किया जाए या किसी के अंदर वो रिप्रेजेंट नहीं हो, लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग ही रिप्रेजेंट करे या सम लिविंग के अंदर उसके अंदर क्या हो वो रिप्रेजेंट नहीं होता हो, तो उसको बोला जाता है नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो एनसीईआरटी के अंदर जो इंक्लूडेड प्रॉपर्टीज है लिविंग बीइंग की, बेटा कैसी है, वो नॉन डिफाइनिंग है. याद रखना आप लोगों को ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैसी हैं, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं. बाकी की रिमेनिंग 3 प्रॉपर्टीज जो आपके हैं, एक बची आपके मेटाबॉलिज्म, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और नेक्स्ट 5 जो कॉन्शियसनेस है, ये कैसी है बेटा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है. तो ग्रोथ इज एन कैसी प्रॉपर्टी बेटा, फर्स्ट पॉइंट में आप लोग क्या नोट करोगे, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज. ग्रोथ क्या है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं. नेक्स्ट हम लोग बात करें 1 मिनट.
वो हम लोग बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन में जस्ट अभी अपन लोगों ने बोला है, तो वो क्या नोट कर सकते हैं, इंक्रीज इन मास एंड increase in number of individuals or organism are twin characters ऑफ ग्रोथ वाले पार्ट को जब एनसीईआरटी में रीड करोगे तो फर्स्ट लाइन में ही ये बात स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनिज्म आर ट्विन करेक्टर ऑफ ग्रोथ के अंदर ये 2 करेक्टर होते हैं कि जब तक कोई भी ऑर्गेनिज्म बेटा अपने मास में इंक्रीजमेंट नहीं करेगा या अपने नंबर में इंक्रीजमेंट नहीं करेगा, इट मीन्स क्या है, ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ये 2 एक क्या है, ट्विंस करेक्टर हैं, एक जोड़ी के करेक्टर हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें, अदर फॉर्म में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि यदि किसी ऑर्गेनिज्म या किसी टिश्यू के अंदर ओवरऑल बात करें कि टिश्यू के अंदर यदि उसके नंबर में या उसके टिश्यू की साइज़ में, ऑर्गेनिज्म की साइज़ के अंदर, जैसे अपन लोग साइज़ का मतलब हाइट से मान सकते हैं 1 मिनट के लिए, जैसे अपन लोग बच्चे एक छोटे से शिशु जो आपके चाइल्ड है उस चाइल्ड के बारे में अपन लोग बात करें तो एक छोटे से एज में यदि उसकी 5 ईयर के अंदर बात करें तो उसकी हाइट यदि अपन लोग मान रहे हैं तो बेटा तो वो 2 से 3 फीट हो गई। उसके बाद अपन लोग देखते जाते हैं कि उसकी हाइट धीरे धीरे जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाती है उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट में भी इंक्रीजमेंट होता है, हाइट भी बढ़ती है, ग्रो करती है नहीं करती है, इट मीन्स ग्रोथ है। साइज की बात करें कि यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म की या किसी की पार्ट की, ऑर्गन के पार्ट की बात करें, उसकी पहले ये साइज़ है, आगे जैसे जैसे अपन लोग देखते रहे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ये साइज़ भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज, आगे इंक्रीज हो गई। तो ये क्या है बेटा, ग्रोथ है। वही बात हम लोग टिश्यूज़ की करते हैं कि टिश्यूज़ के अंदर भी ये एबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग क्या नोट कर सकते हैं, इंक्रीज एज इन मास और ओवरऑल साइज ऑफ ए टिश्यू और organism or its parts is called growth। तो इंक्रीज इन मास और ओवरऑल साइज ए टिश्यू और ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट इज कॉल्ड ग्रोथ। सेकेंड फॉर्म में डेफिनेशन हम लोगों ने बात की है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा ग्रोथ के अंदर आगे समझते हुए, 1 बाय 1 नोट करते हुए भी चलना आप लोग कि जनरली बेटा जो ग्रोथ होती है ये ग्रोथ एक तो इरिवर्सिबल होती है। कैसी होती है, इरिवर्सिबल। 2 टाइप की केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी होंगी कि रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल में तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, प्रोडक्ट वापस सबस्ट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर बेटा क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है लेकिन प्रोडक्ट रिकन्वर्ट नहीं होता सबस्ट्रेट के अंदर। तो दिस टाइप रिएक्शन इज नाउन एज ए इरिवर्सिबल। तो सेम लाइक ग्रोथ इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। लिविंग बीइंग के अंदर जिस ऑर्गन ने, जिस पार्ट ने, जिस सेल ने एक बार जो साइज, शेप, वेट जो गेन कर लिया वापस उसके अंदर क्या नहीं आती है, कमी नहीं होती है। जैसे आज मैंने जो हाइट, सपोज करो मेरी हाइट 5.7 फीट है, तो ये हाइट है तो मैं वापस से ऐसा तो नहीं कि 3 फीट हाइट हो जाए मेरी, तो ऐसा तो नहीं होता। जैसे एक मूवी के अंदर जॉनी लीवर के अंदर हो गया था तो वो हाइट उसकी कम हो गई, ऐसा नहीं होता। लेकिन
तो ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये क्या है बेटा, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। नेक्स्ट बात करें, ग्रोथ इज irreversible and growth is also यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल होती है बेटा, यूनिडायरेक्शन सिंगल डायरेक्शन में होती है, ऐसे नहीं कि मल्टी डायरेक्शन में। पहले किसी भी ऑर्गन में एक पार्ट के अंदर ग्रोथ कंप्लीट होती है, उसके बाद अगले पार्ट के अंदर ग्रोथ स्टार्ट होती है। ये लिविंग बीइंग की एक प्रॉपर्टी है। ऐसे नहीं जैसे अपन लोग कई बार करते हैं ना, कई बच्चों के अंदर हैबिट होती है कि पढ़ने बैठे, सपोज करो केमिस्ट्री आप लोग पढ़ने बैठे, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बायोलॉजी भी ओपन कर ली, बायोलॉजी पढ़ने बैठे तो हो सकता है फिजिक्स ओपन कर ली। ऐसे नहीं, पहले एक बार एक चीज़ को, सपोज करो बायोलॉजी पढ़ने बैठ गए, बायोलॉजी में पहला एक आप लोग लेसन स्टार्ट करो, फर्स्ट लेसन पढ़ने बैठे तो फर्स्ट लेसन तो कंप्लीट किया नहीं और थर्ड लेसन पे पहुंच गए, थर्ड लेसन रीड करने लगे। ऐसा नहीं होता, पहले फर्स्ट लेसन है उसको कंप्लीट हो। ऐसे ही ऑर्गन्स के अंदर होता है बेटा, ऑर्गन्स के अंदर भी पहले एक पार्ट के अंदर, एक ऑर्गन के अंदर ग्रोथ कंप्लीट होती है, उसके बाद अगली होती है। तो यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही दिशा में होगी। पहले एक पार्ट अपनी ग्रोथ कंप्लीट करेगा, फिर अगला पार्ट ओरिजिनेट होगा, वो अपनी ग्रोथ कंप्लीट करेगा, फिर अगला होगा। धीरे धीरे सारे पार्टों के अंदर ग्रोथ होती हुई चली जाएगी। तो ग्रोथ इज आल्सो यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा कि जो ग्रोथ होता है बेटा, ये मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट है। ग्रोथ क्या है बेटा, मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट होता है। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? तो मेटाबॉलिज्म हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया था। मेटाबॉलिज्म इज आल्सो प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बीइंग। मेटाबॉलिज्म इज आल्सो प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी है बॉडी के अंदर, जो ऑर्गन्स की बॉडी है, उस ऑर्गन्स की बॉडी के अंदर जो टोटल सम केमिकल रिएक्शन होती हैं, उन टोटल सम केमिकल रिएक्शन को ही हम लोग मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी बोलते हैं। जितनी भी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज होती है, सारी एक्टिविटीज का टोटल क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे सच लाइक कैटाबॉलिक एक्टिविटी, एनाबॉलिक एक्टिविटी। तो जो एनाबॉलिक एक्टिविटी है, कैटाबॉलिक एक्टिविटी है, उनके ड्यूरिंग ग्रोथ होती है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट आप लोग क्या नोट करोगे, ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट है बेटा। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी टू टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज एनाबॉलिक, सेकंड अदर इज कैटाबॉलिक। होने को तो एक थर्ड टाइप भी होता है, एम्फीबॉलिक एक्टिविटी। जब हम लोग मेटाबॉलिज्म वाला प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वहाँ अपन लोग इसके बारे में और डिटेल से स्टडी करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक एनाबॉलिक टाइप की है, एक कैटाबॉलिक टाइप की है। जब किसी ऑर्गन की बॉडी के अंदर एनाबॉलिक टाइप की एक्टिविटी कैटाबॉलिक टाइप की एक्टिविटी से क्या हो, मोर हो। जो सिंथेटिक एक्टिविटी है उसकी जो रेट है वो डिएक्टिव जो कैपेबिलिटी है, डिग्रेडेटिव जो एक्टिविटी है उनसे क्या हो, मोर हो, रेट मोर हो, तो ऑर्गेन्स के अंदर पॉजिटिव ग्रोथ होगी। और जब ऑर्गेन्स के अंदर अपोजिट हो जाए कि जो डिग्रेडेटिव एक्टिविटी है वो एनाबॉलिक एक्टिविटी के, यानी कैटाबॉलिक एक्टिविटी एनाबॉलिक एक्टिविटी के कंपैरेटिव क्या हो जाए, मोर हो जाए, तो डी ग्रोथ होगी, ग्रोथ में कमी होना चालू हो जाएगी। इसका मतलब नेगेटिव ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ के टाइप भी हो सकते हैं, पॉजिटिव ग्रोथ एंड नेगेटिव ग्रोथ। पॉजिटिव ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना, और नेगेटिव ग्रोथ का मतलब होता है उसके अंदर कमी का होना या उसके अंदर ग्रोथ का रुक जाना। ग्रोथ में कमी भी हो सकती है, ग्रोथ स्टॉप भी हो सकती है। ग्रोथ इंक्रीज कब होगी, उसके अंदर इंक्रीजमेंट कब आएगा, जब एनाबॉलिक एक्टिविटी की रेट कैटाबॉलिक एक्टिविटी की रेट के कंपैरेटिव क्या होगी बेटा, मोर होगी, तब पॉजिटिव ग्रोथ होगी। उसके अपोजिट क्या होगा, जब एनाबॉलिक एक्टिविटी की रेट कैटाबॉलिक एक्टिविटी की रेट के कंपैरेटिव लेस होगी, तो डी ग्रोथ और नेगेटिव ग्रोथ कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे क्या लिख रहे हैं, वही स्टेटमेंट हम लोग आगे लिख रहे हैं, when the synthetic reactions or anabolism
is more than that of the destructive processes or catabolism. ग्रोथ अकर्स, ये पॉइंट नोट करना है। व्हेन द सिंथेटिक रिएक्शन और एनाबॉलिज्म इज मोर देन दैट ऑफ द डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस यानी डिग्रेटिव प्रोसेस और कैटाबॉलिज्म ग्रोथ अकर्स, जब ग्रोथ होगी। नेक्स्ट जस्ट अपोजिट अपन लोग बात करें, नेक्स्ट पॉइंट तो क्या होगा बेटा, इन द रिवर्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या नोट करोगे, इन द रिवर्स, इन द रिवर्स सिचुएशन less anabolism and more catabolism, there will be degrowth और नेगेटिव ग्रोथ। यदि इसका समराइजेशन अपन लोग बेटा शॉर्ट में करना चाहे इन दोनों पॉइंट्सों से, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हैं शॉर्ट आउट फॉर्म में कि ग्रोथ अकर्स और पॉजिटिव ग्रोथ। ग्रोथ कब होगी या पॉजिटिव ग्रोथ कब होगी, और सेकंड क्या है, ग्रोथ नॉट अकर्स और डीग्रोथ और नेगेटिव ग्रोथ। बेटा ग्रोथ कब होगी, उसके लिए हम लोगों ने जस्ट अभी बोला था कि जब एनाबॉलिक रिएक्शन इज ग्रेटर देन कैटाबॉलिक रिएक्शन, और जस्ट रिवर्स हो जाए कि कैटाबॉलिक रिएक्शन इज ग्रेटर देन एनाबॉलिक रिएक्शन, तो क्या होगी बेटा, डी ग्रोथ होती है। क्या होगी, डी ग्रोथ होगी। एक बार ये ड्रॉ करें, किया बेटा नोट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ। इसी के अंदर, इसी प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, तो सब पॉइंट इसी के अंदर आप लोग क्या बनाएंगे, टाइप्स ऑफ ग्रोथ। टाइप्स ऑफ ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ग्रोथ रिवर्सिबल होगी या रिवर्सिबल यूनिडायरेक्शनल होगी और मल्टी डायरेक्शनल, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम लोगों ने देखा था कि रिजल्ट किसका है, मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट है। एटाबॉलिक एक्टिविटी, एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कब कौन सी एक्टिविटी की रेट ज़्यादा होगी तब क्या ग्रोथ होगी या ग्रोथ नहीं होगी, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ डिफरेंट टाइप की होती है, जिसमें से हम लोग बेटा फर्स्ट टाइप अभी फ़िलहाल डिस्कस कर रहे हैं कि वो है आप लोगों के बॉडी में कहाँ हो रही है। बॉडी के यदि इनसाइड हो रही है तो इंट्रिंसिक ग्रोथ है, और यदि बॉडी के आउटसाइड सरफेस पे हो रही है
तो वो क्या है, कई बार देखते हैं अपन सरफेस एरिया पर किसी सबस्टेंस का या मॉलिक्यूल का डिपोजिशन होता जाता है, डिपोजिशन होता गया तो उससे उसकी ग्रोथ होती चली जाती है। जैसे कई बार अपन लोग, मैं ये सपोज सरफेस मानूँ, यहाँ सरफेस पे आपके सॉइल का डिपोजिशन होता हुआ चला गया, तो इस सरफेस एरिया के अंदर क्या हुई है बेटा, ग्रोथ हुई है ना। पहले इतनी थी सरफेस एरिया, ये इसकी थिकनेस थी, अब जब उस पर डिपोजिशन हो गया तो थिकनेस इतनी हो गई, इट मीन्स ग्रोथ हुई है या नहीं हुई, तो वो है आपके एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो बॉडी पर कहाँ हो रही है, तो उसके बेस पर, पोजीशन के बेस पर यदि अपन लोग बात करें तो पोजीशन के बेस पर 2 टाइप की हो सकती है कि वो इनसाइड होती है या आउटसाइड होती है। इनसाइड होती है इट मीन्स इंट्रिंसिक ग्रोथ, और आउटसाइड होती है इट मीन्स एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो ग्रोथ इज 2 टाइप, मेजरली ये नहीं, एक बेस है उसके बेस पर बात कर रहे हैं अपन लोग। चाहो तो यहाँ नोट कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन के बेस पर फर्स्ट इज ए इंट्रिंसिक ग्रोथ, फर्स्ट इज ए इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होगी बेटा, दिस ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड ऑफ द, तो नोट कर देता हूं, आप लोग नोट करना। अपन लोगों ने जस्ट बोला था इंट्रिंसिक ग्रोथ बॉडी के इनसाइड होगी, तो उसके लिए अपन लोग यूज कर रहे हैं, दिस ग्रोथ is from inside, एक ही वर्ड है, from inside of the body of living organisms, living organisms. Second is extrinsic ग्रोथ, सेकेंड अदर इज ए एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। व्हाट इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, तो इसके लिए अपन लोग क्या यूज करें, दिस ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल आगे कंटिन्यू नोट कर सकते हो, अक्यूमुलेशन ऑफ materials on any body surface non-living exhibits this type of growth ना। दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं बोल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बॉडी सरफेस, नॉन लिविंग एक्सिबिट दिस टाइप ऑफ ग्रोथ। नॉन लिविंग के अंदर इस टाइप की ग्रोथ होती है बेटा, कैसी, एक्सट्रिंसिक। जैसे अपन लोग माउंट, किसकी, बिल्डर्स की बात करें तो बिल्डर्स या माउंट्स जो होते हैं, पहाड़ होते हैं, उन पहाड़ों पर जो सरफेस एरिया होता है उस सरफेस एरिया पर किसी सबस्टेंस का डिपोजिशन होता हुआ चला जाता है, जिससे वहाँ पर क्या होती है बेटा, ग्रोथ होती है। या अपन लोग बात करते हैं डेजर्ट के अंदर जाते हैं तो वहाँ सैंडी माउंट्स होते हैं, रेत के टीले बनते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे कई बार डेजर्ट के अंदर, जब आप लोगों ने टूर किया होगा तो डेजर्ट में जब आप लोग जाते हो तो वहाँ देखते हैं कि मॉर्निंग में गए तो एक आप लोगों के जो सैंडी माउंट था उसकी हाइट सपोज करो ये थी। आगे जब रात को आप लोग वापस आए, 5 दिन बाद वापस आए, तो यदि उस जगह आप लोग आके देखोगे तो हो सकता है मे बी पॉसिबल सेम रहे, या कई बार उसकी हाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है या अधिक हो जाती है। तो क्या हुआ, ये नॉन लिविंग प्रॉपर्टी हो गई, कम हो गई या बढ़ गई। तो ये लिविंग के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं की जा रही, बल्कि नॉन लिविंग पार्ट है, सॉइल नॉन लिविंग पार्ट होता है। तो माउंट्स पर जो क्या होंगे, पत्थर होते हैं, रॉक्स होती है, चट्टानें होती हैं, तो वो क्या है, नॉन लिविंग पार्ट होता है। तो नॉन लिविंग पार्ट यदि ग्रोथ दिखा रहा है तो इट मीन्स नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने लिखा था ना कि ग्रोथ इज ए नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और करेक्टर।
तो उसका रीज़न ये है कि नॉन लिविंग के द्वारा किस टाइप की ग्रोथ रिप्रेजेंट की जाती है, एक्सट्रिंसिक, और जनरली जो लिविंग ऑर्गेन्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेन्स क्या करते हैं बेटा, इंट्रिंसिक ग्रोथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हम लोगों ने 2 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन बात की। नेक्स्ट हम लोग आगे टाइप जो डिस्कस करेंगे वो ड्यूरेशन बेस पर बात करेंगे। अगला हम लोग इसका टाइप्स डिस्कस करेंगे वो ड्यूरेशन के बेस पर कि कब तक होती है लाइफ, क्या कंप्लीट लाइफ में होती है या एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट में किस टाइप की होती है, एनिमल में किस टाइप की होती है। आगे हम लोग इसके बारे में ये डिस्कस करेंगे। ग्रोथ को क्या मेज़र किया जा सकता है, मेजरमेंट करने के लिए यदि मेज़र कर सकते हैं तो उसको किस एपरेटस का यूज़ करेंगे। ग्रोथ डेवलपमेंट में जनरल डिफरेंसेस की बात हम लोग कर सकेंगे। उसके बाद ग्रोथ कर्व के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ ग्रोथ कर्व, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रोथ कर्व, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व क्या होता है, बायोटिक ग्रोथ कर्व क्या होता है, वो हम लोगों को डिस्कस करना है। ग्रोथ कर्व आप लोगों के इस प्रॉपर्टीज़ से बिलोंग तो नहीं करेगा, लेकिन आप लोगों प्लांट फिजियोलॉजी में देखा होगा या आप लोग 12th के अंदर देखोगे कि 12th के अंदर इकोलॉजी यूनिट आएगी, तो इकोलॉजी के अंदर जो आप लोगों के और ग्रिज एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर है वहाँ पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व दिया हुआ है। नीट में आया हुआ भी क्वेश्चन है, नीट 2015-16 का पेपर देखना, वहाँ पर वो फॉर्मूला आया हुआ है, तो वो हम लोगों को याद रखना है। तो वो उसके लिए हम लोगों को ग्रोथ कर्व को समझना होगा। तो ग्रोथ कर्व अपन लोग नेक्स्ट टाइम समझेंगे। थैंक यू।